नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपका फेवरेट शो कुछ किस्से कुछ बातें लेकर, और इन किस्से और इन बातों को आप तक हर बार की तरह पहुंचाते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं अमर उजाला के सलाहकार संपादक वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जल्द ही जिस तरीके से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी हाल ही में, क्योंकि पिछले सत्र आपको याद होगा जिस तरीके की कोशिशें केंद्र सरकार की तरफ से की गई थी, डीलिमिटेशन जो बिल, परिसीमन जो बिल लाया गया था उसे पास करवाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सरकार उसे पास नहीं करवा पाई थी। वजह थी राज्यसभा के अंदर उस तरीके का जो स्ट्रेंथ है वो एनडीए सरकार का नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं हुई हैं। आपने टीएमसी के अंदर भी देखा, आपने आम आदमी पार्टी के अंदर भी देखा, शिवसेना के अंदर भी देखा, जो सांसद हैं वो कैसे टूट टूट कर अलग हुए हैं, पार्टियों से इतर चले गए हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह जो तमाम पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि इसके पीछे जो है बीजेपी एनडीए की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि राज्यसभा के अंदर अपनी ताकत जो है वो बढ़ाई जा सके और जो बिल हैं वो पास करवाए जा सके। लेकिन भारतीय राजनीति के पीछे एक बड़ा इतिहास है। पूर्व की जो सरकारें हैं वो आखिर किस तरीके से इस तरीके की कोशिश जो हैं क्या वो की गई हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई। और सर एक किस्सा भी है कि आया राम गया राम वाला। हाल ही में जब ये पूरी घटनाएं चलती हैं तो फिर वो आया राम गया राम एक दिन के अंदर 3 बार जो है उसकी शुरुआत हो गई। एक गया राम जी विधायक थे हरियाणा में, तो उन्होंने 60s की बात है, 1960। हाँ, तो उन्होंने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। तो तब से ये मुहावरा चल गया कि आया राम गया राम। और हरियाणा इसके लिए और मतलब मशहूर हो गया, बदनाम हो गया कि जब 1980 की बात है, जब भजन लाल जी ने पूरी सरकार के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भजन लाल की सरकार जनता पार्टी की सरकार थी। वहाँ देवीलाल जी के हटने के बाद 77 में देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उनके हटने के बाद जब भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनाए गए, कई जनता पार्टी के टाइम में कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए थे। रामराज यादव जी की जगह बनारस दास गुप्ता बने थे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में वो बने थे भजन लाल बनाए गए थे देवीलाल जी की जगह। वो चरण सिंह और मुरारी देसाई का जो झगड़ा था उसको लेके, उसके बाद तो 80 में जब कांग्रेस जीत गई चुनाव और केंद्र में कांग्रेस सरकार बन गई, तो एक दिन पता लगा कि भजन लाल जी पूरी सरकार समेत कांग्रेस में शामिल हो गए। ये पहली बार इतिहास में, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में हुआ था कि पूरी की पूरी सरकार शामिल हो गई। बाद में अभी अरुणाचल में हुआ था, जब ये दोरजी खांडू जो है, उनके बेटे पेमा खांडू जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, तो वो पहले कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे यूपीए सरकार के टाइम में, और बड़ी बहुमत सरकार थी। फिर जब मोदी जी की सरकार आई तो वो अरुणाचल की सरकार गिरा दी गई। एक वहाँ एक नेता थे जो उन्होंने बगावत की, उनका नाम उनकी हालत में निधन हो गया। उनका बड़ा अच्छा नाम था, मैं भूल रहा हूँ इस वक्त। तो उनकी सरकार बनी, लेकिन बाद में वो बड़ी लंबी लड़ाई चली और उस लीगल लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने पेमा खांडू की सरकार को बहाल कर दिया। कहा कि जिस तरह वो गिराई गई वो इलीगल था, और वो बहाल हो गई सरकार अरुणाचल की। कांग्रेस पार्टी ने वो लड़ाई लड़ी कोर्ट में। बाद में पेमा खांडू जी पूरी सरकार लेके बीजेपी में शामिल हो गए। अब अरुणाचल में पेमा खांडू जी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन वो कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है। तो भजन लाल जी वाला मॉडल वो यहाँ हुआ। इसके पहले अटल जी के टाइम में गेगांग अपांग जो लंबे समय से कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे थे, वो पूरी सरकार के समेत अरुणाचल में ही बीजेपी में शामिल हो गए थे, और वो फिर बीजेपी की सरकार हो गई। और जब अटल जी की सरकार हटी और 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, तो गेगांग अपांग फिर आ गए कांग्रेस में पूरी सरकार लेकर के। तो वहाँ तो मतलब सरकारों का ही पूरा ट्रांसफर होता रहा, यहाँ पर तो इक्का दुक्का नहीं। ये तो आप सांसद, सरकार ही पूरी ट्रांसफर हो गई, सारे के सारे आ गए। ये अरुणाचल में 2-3 बार हो चुका है। सर सवाल यही है कि पहले जब माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आई और या राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अपनी जो ताकत है वो बढ़ाने के लिए राज्यसभा में इस तरह के जो प्रयास हैं वो किस किस स्तर पर हुए हैं, और अभी हम देख रहे हैं जो अलग अलग पार्टियों के अंदर जो सांसद टूट रहे हैं, इस तरीके की कोशिश से पहले भी हुई। देखिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स और कोलिशन गवर्नमेंट दोनों का फर्क है। कोलिशन गवर्नमेंट तो जैसे यूपीए की थी कि पूरे कोलिशन की मेजोरिटी थी, यूपीए 1 और यूपीए 2। एनडीए गवर्नमेंट वाजपेयी जी की थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन की मेजोरिटी थी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट अगर थी तो नरसिम्हा राव की थी।
नरसिम्हा राव के समय राजीव गांधी की हत्या के बाद जब नतीजे आए तो 234 सीटें थी कांग्रेस की और कोई कोलेशन नहीं था। तो लेफ्ट पार्टीज के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनी कि नरसिम्हा राव को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना था संसद से। राष्ट्रपति ने, चूंकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, वो दिला दी थी सिंगल लार्जेस्ट होने के नाते, लेकिन बहुमत साबित करना था। तो लेफ्ट पार्टीज ने उस समय वॉकआउट किया वोटिंग के समय। जब वॉकआउट किया तो भाई स्ट्रेंथ कम हो गई, उनको मेजॉरिटी प्रूव कर ली उन्होंने और वो सरकार चली। और पूरे 5 साल नरसिम्हा राव ने माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में बड़े बड़े काम हुए। पूरा आपका आर्थिक सुधार का जो कार्यक्रम था, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे उस समय, वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट लेके आई। आपका WTO साइन किया नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, गेट जो डंकल प्रपोजल के बाद जो बना था। IMF के साथ जो संधियां हुई सब नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने की। और बड़े काम ऐसे भी हुए कि जिन पे सरकार की बदनामी भी हुई। मसलन बाबरी मस्जिद उसी टाइम गिरी, नरसिम्हा राव के टाइम में। और हर्षद मेहता वाला कांड, जिसमें सीधे सीधे हर्षद मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि भैया 1 करोड़ रुपया हमने जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में रिश्वत में दिया है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी उसी कार्यकाल में हुआ। वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया विपक्ष की तरफ से। अब उसको बचाना था, तो बचाया कैसे गया? बड़ा फेमस है JMM केस, झारखंड मुक्ति मोर्चा घूसखोर कांड। उसमें आरोप लगा कि साहब पैसे दे करके झारखंड मुक्ति मोर्चे का समर्थन लिया गया है नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और पैसे दिए गए शिबू सोरेन जो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, ये आरोप लगे। और बाद में ये केस चला, शिबू सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई और नरसिम्हा राव के खिलाफ ये मुकदमा चला, उनके खिलाफ FIR हुई, मुकदमा चला, उनको कन्विक्ट किया गया। एक पूर्व प्रधानमंत्री को सरकार को चला ले गए 5 साल हो गई, लेकिन कन्विक्ट करना पड़ा। अजीत सिंह उस वक्त अपनी उनकी अलग पार्टी थी, तो उनका समर्थन लिया। बाद में अजीत सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली अपने सांसदों के साथ और सरकार में मंत्री भी बन गए। तो नरसिम्हा राव ने भी अपनी सरकार को बचाने, अपनी सरकार के समय तमाम विधेयकों को पारित कराने के लिए माइनॉरिटी गवर्नमेंट चलाई और इसी तरह की पार्टियों से समर्थन भी लिया, सांसदों का उनको अपने साथ किया। तो ये हुआ है। वाजपेयी गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ? वाजपेयी गवर्नमेंट में ऐसा था कि वाजपेयी जी गवर्नमेंट के आप 3 का कार्यकाल समझिए जी। पहला कार्यकाल तो था 12 दिन का, 13 दिन का। वो 164 या 162 विधायक थे बीजेपी के, सांसद थे बीजेपी के, और शंकर दयाल शर्मा ने शपथ करा दी। बेंचमार्क जो था मेजॉरिटी का वो 272 का है। तो सब इनके शिवसेना और समता पार्टी उस समय थी, ये सब मिला जुला करके ये सब नंबर 190-94 से ज़्यादा नहीं हुआ, अकाली दल वगैरह मिला करके। लेकिन 13 दिन वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे और कोशिश पर्दे के पीछे बहुत हुई कि किसी तरह मेजॉरिटी प्रूव हो जाए। और आपको बताऊं कुछ कोशिशों के बारे में, कुछ जानना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। क्या कोशिशें हुई? कोशिश तो ये भी हुई थी उस समय कि नरसिम्हा राव जी तक को अप्रोच किया गया था कि कांग्रेस जो है वो वाजपेयी गवर्नमेंट को या तो सपोर्ट कर दे या वॉकआउट कर जाए। लेकिन नरसिम्हा राव ने ये कहते हुए मना कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है जीवन में, मुझे विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनाया है। मैं अब जीवन की सांध्य बेला में अपनी पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये नरसिम्हा राव का कोट एंड कोट सेंटेंस था जो पंडित NK शर्मा ने से उन्होंने कहा और पंडित जी ने उसको कन्वे किया, जो इमिशनरी जो मैसेंजर्स थे उनको यहाँ तक कि बेंगलोर तक, उस समय पंडित जी की शादी बेंगलोर गए हुए थे, बेंगलोर तक लोग गए। और नरसिम्हा राव के खिलाफ राम जेठमलानी कानून मंत्री बनाए गए थे उस सरकार में, उन्होंने बयान दिया था नरसिम्हा राव जेल जाएंगे। तो जब ये प्रस्ताव समर्थन का हुआ तो पंडित जी ने ही कहा
मैसेंजर्स को कि भाई एक तरफ तो आप एक कानून मंत्री बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप समर्थन कैसे मांग रहे हैं। तो राम जेठमलानी से इस्तीफा ले लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो बात नहीं बनी थी और वाजपेयी जी की सरकार एक तो ये 13 दिन में गिर गई थी। ये बड़ा ये सबसे बड़े प्रयासों में से प्रयास एक प्रयास था। था। हाँ, वो सरकार गिर गई थी। गिर गई सरकार। इसके और भी डिटेल्स हैं, लेकिन वो डिटेल्स अब का कहने का वो नहीं है, क्योंकि अब वो लोग भी अब नहीं हैं इस दुनिया में, और राव साहब भी नहीं हैं, अटल जी भी नहीं हैं, तो वो और जो लोग बीच में थे प्रस्ताव लेके गए थे, बड़े नेता थे, वो भी नहीं हैं। तो इसलिए उसको एक तो ये प्रयास। दूसरा प्रयास, जब अटल जी की सरकार का दूसरा कालखंड आया, उस वक्त क्या हुआ कि जयललिता सपोर्ट कर रही थी और 2 दिन तक, 48 घंटे तक जयललिता ने चिट्ठी नहीं भेजी। उन्होंने समर्थन मांग की बात कह दी थी, लेकिन चिट्ठी मतलब चुनाव लड़े थे मिलकर के, हाँ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन 98 की वो जो है बात है, लेकिन उनकी चिट्ठी नहीं आई और बाकी सबने चिट्ठी दे दी जलाइज ने। चंद्रबाबू नायडू जो यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन थे, कन्वीनर थे, सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी दे दी अटल जी के समर्थन में, जो खिलाफ लड़ रहे थे। यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की गिरने के बाद तो चुनाव हुए थे, लेकिन सबसे पहले चिट्ठी उन्होंने दे दी, बाकी काफ़ी लोग हो गए। जयललिता की चिट्ठी नहीं आई। फिर जयललिता को मनाने के लिए प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, तमाम सारे लोगों ने प्रयास किया, जो गए भी लोग, फिर चिट्ठी आई उनकी। और चिट्ठी आने के बाद वो सरकार चली, करीब 13 महीने सरकार चली। 13 महीने बाद 2 ऐसी घटनाएं हुई कि वो सरकार के लिए खतरा हो गया। पहली घटना हुई कि एडमिरल, वो पहली घटना तो ये हुई कि एडमिरल विष्णु भागवत को सरकार ने सैक किया, जो एक मुद्दा बना। पहली बार किसी सर्विस चीफ को जो है इस तरह से सैक किया गया था मिड उसमें, वो मुद्दा बनाया। और दूसरी घटना ये हुई थी कि जयललिता नाराज हुई थी और सुब्रमण्यम स्वामी, जो उस वक्त, पहले तो जयललिता से उनका झगड़ा था, बाद में उनकी मित्रता हो गई, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता की और सोनिया गांधी की मीटिंग करा दी उनके घर पे ले जाके, और सोनिया गांधी और जयललिता के बीच में अंडरस्टैंडिंग हुई कि ये सरकार गिरा के नई सरकार बनेगी, जयललिता उसको सपोर्ट करेंगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हुई और जयललिता ने समर्थन विड्रॉ कर दिया। उस वक्त प्रमोद महाजन कहते थे कि उनसे पूछा गया था सरकार कैसे बचेगी, उन्होंने कहा था कि पेप्सी और प्रमोद का फार्मूला लीक नहीं होता है, तो लेकिन वो फार्मूला गड़बड़ा गया। तो ये कोशिश हुई। और बहुत बड़े उदाहरण है जिसमें जो है पूरी जैसे हमने शुरुआत में भी कहा, बिहार में आप देखो ना, पूरी सरकार, अब नीतीश कुमार जी बिहार में 2013 में नाराज होकर के बीजेपी से निकलते हैं, मोदी जी को लगता है छूने में भी उनको करंट लग जाएगा, फिर वापस जाते हैं। फिर जो है 15 में लालू जी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनती है बड़े लंबे चौड़े बहुमत से, और 17 में फिर वो चले जाते हैं वापस एनडीए में, फिर 20 का चुनाव मिलकर लड़ते हैं, फिर 22 में जो है इधर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मोदी सरकार को गिरा के दम लूंगा, कसम खाते हैं, कहते हैं 50 सीटें कम कर दूंगा, इंडिया ब्लॉक बनाते हैं, सूत्रधार बनते हैं और फिर उधर चले जाते हैं। तो ये भारत में, भारतीय लोकतंत्र में ये पार्टियों का दल बदल। एक वीरेंद्र वर्मा जी हुआ करते थे मुजफ्फरनगर के, लोकदल के बड़े नेता थे, चौधरी साहब के साथ थे, और उनका व्यक्तिगत किसी बात पे नाराजगी हो गई, 59 विधायक लेकर के कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उसके बाद भी कांग्रेस में रहे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं अतीत में, भारतीय राजनीति, इस तरह भारतीय राजनीति में। हम आज अगर ममता बनर्जी के सांसद टूट करके अलग पार्टी बना रहे हैं सरकार होने के बाद, या शिवसेना उद्धव ठाकरे के टूट रहे हैं, तो ये कोई मतलब ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा, हम लोगों को लग रहा है कि वो गलत हो रहा है या अपना आकलन हो सकता है। हाँ, नहीं मतलब मैं कोई इसको अच्छी बात नहीं मानता हूँ। हाँ,
ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अतीत में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। यानी नंबर गेम जुटाया गया है, नंबर पहले गेम भी होता जुटाया गया है हर तरह से। सरकारें अपने आप को बचाने के लिए, पास कराने के लिए, पास कराने के लिए, सरकार बचाने बहुमत का जुगाड़ करती रही, ये कवायद होती रही। ये है। पहली बार नहीं हो रहा है। अभी पार्टियां जो टूट रही हैं, बिखर रही हैं, और वो अटल जी का एक आखिर में जो उन्होंने कहा कि सरकारें आएंगी जाएंगी और देश रहना चाहिए, वो जो किस्सा है, जो उनका वक्तव्य था जो संसद में उन्होंने दिया था जब उनकी सरकार जो है वो गिरी एक वोट से, इसका आपने भी कुछ देर पहले जिक्र भी किया। अरे मैं ये पूर्व में भी होता रहा। आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। मैं तो ये अभी तक तो मैंने उदाहरण बताए माइनॉरिटी के गवर्नमेंट्स के, जहाँ बहुमत कम है, ज़्यादा है, गठबंधन सरकारें हैं। एनटी रामाराव जब दूसरी बार आंध्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं तो बहुत ज़बरदस्त मेजॉरिटी से बने थे। मतलब 20-25 MLA थे शायद जो विरोध में कांग्रेस के, और ऐसा लगा था कि NTR का जो वो है गढ़ जो है अब कोई भेद नहीं पाएगा। ये मिड-90s की बात होगी शायद, मुझे सन ध्यान नहीं है। पहली बार तो वो 83-84 में बने हैं NTR। उसके बाद जब फिर 89 के बाद फिर चुनाव हार गए, फिर कांग्रेस सरकार बन गई, फिर चुनाव हुए और पूरे मेजॉरिटी से जीते हैं। और मुश्किल से 6 महीने या साल भर सरकार चली होगी उनकी, और अचानक एक दिन 175 विधायक करीब उनके थे, 175 या 179 विधायक, 200, उस समय 220 है तो क्योंकि 25 की विधानसभा होती थी आंध्र प्रदेश की, अब चेक कर लीजिएगा, जितने एग्जैक्ट नंबर ध्यान नहीं है। उसमें से 3/4 विधायक चले गए चंद्रबाबू नायडू के साथ। चंद्रबाबू नायडू ने रातों रात बगावत कर दी और NTR के हाथ से सत्ता निकल गई। NTR जैसे नेता जिनके नाम पर तेलुगु देशम पार्टी आज भी चल रही है, आज भी NTR का फोटो लगा के वोट मांगती है, उन NTR को, जिंदा NTR को रातों रात उनके जमीन के नीचे से पूरी सरकार चली गई और NTR साहब घर में बैठे रहे। बाद में चैतन्य रथम लेके निकले विरोध में और मुश्किल से 100 किलोमीटर के आसपास पहुंचे होंगे। जब उन्होंने देखा जनता आ ही नहीं रही है तो वापस लौट गए, और उसके बाद उनको ऐसा शौक लगा कि भी बीमार पड़ गए और कुछ समय बाद दिवंगत हो गए। और चंद्रबाबू नायडू पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के नेता हो गए। तेलुगु देशम में विभाजन हुआ था, बाद में वो लक्ष्मी पार्वती जो उनकी पत्नी थी दूसरी NTR की, उन्होंने तेलुगु देशम का जो NTR वाला फैक्शन था उसको अपना बनाया, लेकिन धीरे धीरे वो भी चुनाव हुआ, चुनाव हार गई बुरी तरह से चंद्रबाबू नायडू, और थम्पिंग मेजॉरिटी जीते और वो पार्टी खत्म हो गई पूरी तरह से। तेलुगु देशम जो है वो चंद्रबाबू की। तो बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो भी इस नंबर गेम में फेल तो ये शिंदे वाला जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, ये पहला एक्सपेरिमेंट नहीं था। पूर्व में भी हुआ। जब मतलब बाला साहब ठाकरे तो जिंदा नहीं थे, उद्धव ठाकरे को ही नीचा देखना पड़ा, पार्टी टूट। वहां तो NTR स्वयं पार्टी के संस्थापक पवार इसका उदाहरण है। पवार को आप देख लीजिए जो है, तो जो ममता जी झेल रही हैं, जो वो पवार ने भी झेला और NTR ने झेला। बिल्कुल। तो उदाहरण कई हैं पूर्व में। अगर भारतीय राजनीति की हम यहाँ पर बात करें, नंबर गेम का जो सिलसिला है ये पहली बार नहीं हुआ है। ये वर्तमान में जो आप इस वक्त देख रहे हैं भारतीय राजनीति में इस तरीके के किस्से जो हैं वो भरे पड़े हैं, जिसका जिक्र भी सर ने आज हमारे साथ कुछ किस्से कुछ बातें में किया। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, किस्से कुछ बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले शो में सर के साथ। दीजिए इजाज़त, बहुत धन्यवाद।